ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि टफ सिचुएशंस बिल्ड स्ट्रांग पीपल। जब भी आपकी जिंदगी में टफ सिचुएशन आ रही है, इसका मतलब है कि वो सिचुएशन जो है वो आपको स्ट्रांग बना रही है। और स्ट्रांग बनना कौन नहीं चाहेगा? क्या आप स्ट्रांग बनना नहीं चाहते हो? तो अगर टफ सिचुएशन आ रही है तो आप उसको नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली देखो कि हाँ यार, ये टफ सिचुएशन आ रही है लेकिन इससे मैं स्ट्रांग बनने वाला हूँ या स्ट्रांग बनने वाली हूँ। जब भी आप स्ट्रांग बनते हो तो आगे अगर कुछ मुश्किलें आती है तो उसके लिए आप अपने आप लड़ सकते हो। जैसे हमने एंटीबॉडीज के बारे में देखा है कि जब भी हमारे शरीर में कोई वायरस आने वाला होता है या वायरस आता है, तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडीज क्रिएट कर देता है, जिससे कि अगर आगे जब हम रिकवर्ड हो जाते हैं फिर उसके बाद आगे कभी वो वायरस अटैक करे तो हमारा शरीर जो है ऑलरेडी उसके लिए इम्यून होता है। वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसी तरीके से मुश्किलों का भी होता है, प्रॉब्लम्स का भी होता है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम अगर हमें पहले मिल जाए, तो अगर हम उससे रिकवर्ड कर जाए तो अपने आप आगे जो प्रॉब्लम्स है हमारा शरीर उसके लिए इम्यून हो जाता है, हमारा माइंड उसके लिए इम्यून हो जाता है और हम टफ बन जाते हैं। और हम इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आगे आने वाली प्रॉब्लम जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए पॉजिटिवली देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको भी पॉजिटिवली देखिए, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए जिससे कि आप स्ट्रांग बन सको। मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर ये जो कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो सभी पार्टिसिपेट कीजिए। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, जीएस 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। और खासियत यह है कि यहाँ पर आपको और कोई भी सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है, ना ही एनसीईआरटी, ना ही कुछ ना ही कुछ। और एकदम लोएस्ट प्राइसेस पर है। बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स जो है वो एंजॉय कर सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए एम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए 25 जून का जो एनालिसिस है वो देखते हैं। तो पिछले 2 दिन में हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। मतलब 23rd देखिए, 24th देखिए, कुछ भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं था। फाइनली 25th को कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो है वो देखने को मिल रहे हैं न्यूज़पेपर में। तो आज कॉम्प्रहेंसिव तरीके से उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले द हिंदू जो है उस पर नज़र डालते हैं। तो द हिंदू में अगर हम देखें तो यहाँ पर रूरल इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। रूरल इकोनॉमी को फिर से जंप स्टार्ट करना है, उसका रिवाइव करना है, तो क्या क्या किया जा सकता है उसमें बात की गई है। हालांकि पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, कैसे रूरल इकोनॉमी को हम फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नए पॉइंट जो है देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका, इंडियाज अफ्रीका पॉलिसी, उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए इंडिया और अफ्रीका जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। मतलब जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हम टॉप इंपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके का ट्रेड हो रहा है, कंपटीशन किस तरीके से जा रही है, चाइना किस तरीके से गेन कर रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस एडिटोरियल के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर हम देखते हैं तो बाकी एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें सीबीएसई प्लान देखने को मिलता है जो बिल्कुल भी एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स राइट, देखिए प्रिजन रिफॉर्म जो है वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। प्रिजन रिफॉर्म किस तरीके से होना चाहिए, कोविड की वजह से सारे जो प्रिजनर्स हैं उनको कोविड हो रहा है, बहुत कंजेस्टेड इसमें रहना पड़ता है। तो प्रिजन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, ये हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, इसीलिए दोबारा हम इसमें नहीं जाएंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें जो नहीं दिया गया है वो भी हमने ऑलरेडी कवर की। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक भी मिस मत कीजिए, सारे एडिटोरियल लेक्चर जो है वो आप देखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से हमें द हिंदू जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन में आज कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इन्वेस्टिंग, यहाँ पर वैक्सीन, यहाँ पर ये बिल्कुल भी एग्जाम परस्पेक्टिव से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं एडिटोरियल पेज की, तो ये एडिटोरियल पेज में भी अगर हम देखें तो एक भी एडिटोरियल जो है हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है आज। अगर हम बात करते हैं आइडियाज़ पेज की, तो इसमें यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर टॉक के बारे में बात किया जा रहा है, जो वही जम्मू एंड कश्मीर अफगानिस्तान वही सब बोल बच्चन चल रहा है। यहाँ पर बैड बैंक के बारे में बात की जा रही है और चाइना से हम लेसन्स क्या ले सकते हैं। तो ये वाला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं कि क्या बैड बैंक क्या है, वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। हालांकि हमने देखा हुआ है लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा। लेसन्स क्या हम ले सकते हैं चाइना से, क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर न्यू अर्बन के बारे में बात की जा रही है। न्यू अर्बन बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 मेजर फ्लैगशिप मिशन के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात की जा रही है, अटल मिशन रिजनरेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत के बारे में बात की जा रही है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में बात की जा रही है। इनको 6 साल हो गए हैं तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है।
देखिए इंपॉर्टेंट है ये तीनों स्कीम्स, ये तीनों मिशंस। तो इसलिए आपके लिए होमवर्क है, क्या है कि आपको इन तीनों मिशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, तीनों के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लिखता है, तीनों ही मिशंस के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं देखूंगा, पर्सनली चेक करूंगा किसने क्या क्या लिखा है। क्लियर है? चलिए फिर एक एक करके हम एडिटोरियल्स पर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या एडिटोरियल्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रूरल इकोनॉमी जंप स्टार्ट रिवाइवल कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर अपनी जो पॉलिसी के मिसस्टेप्स है उसको रिवाइज करना चाहिए, है ना। और जो भी यहाँ पर उन्होंने निगलेक्ट किया हुआ है, जो भी यहाँ पर उन्होंने गलत स्टेप्स उठाए हैं, उसको यहाँ पर रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या, तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर एक की ड्राइवर है, हमने पहले भी देखा हुआ है। और हमने, याद होगा आपको, एक एडिटोरियल हमने देखा है कि लास्ट टाइम अगर हम फर्स्ट वेव के टाइम पर देखें तो फर्स्ट वेव के टाइम पर एग्रीकल्चर जो उसने काफ़ी बड़ा योगदान अपना दिया था। सेकेंड वेव के टाइम पर भी क्या एग्रीकल्चर अपना उतना ही योगदान देगा, ये यहाँ पर सवाल जो है वो खड़ा हुआ था। उस पर हमने एडिटोरियल जो है वो कवर किया था, अगर आपको याद होगा। फर्स्ट वेव के टाइम पर हमने देखा था कि कंजम्पशन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। इसे नॉन फार्म सेक्टर अगर हम देखें, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया था जहाँ पर सारी ही चीज़ें बंद थी, प्रोडक्शन सारी चीज़ें बंद थी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है खुलेआम चल रहा था, अच्छे तरीके से चल रहा था, इसलिए एग्रीकल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा उसने मदद की थी। लेकिन जब हम सेकेंड वेव की बात करते हैं तो वहाँ पर कई सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे जो रेन है वो किस तरीके का रहेगा, वेदर कंडीशंस किस तरीके की रहेगी, उसी के साथ साथ जो लॉकडाउन लगाया गया है उसके तहत जो फार्म प्रोडक्ट्स है उसका डिमांड किस तरीके का रहेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आ रही थी। अब यहाँ पर अगर हम एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देखते हो, सेकेंड वेव जो है रूरल एरिया में डिसप्रपोर्शनेटली उसने काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया है। मतलब हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो अभी अगर आपको पता हो तो रूरल एरिया में जो कोरोना है वो गया है ना। तो इसलिए वहाँ पर हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको काफ़ी ज़्यादा खर्च भी हो रहा है कि तबीयत खराब हो गई है तो डॉक्टर के पास जाना, ये सब करना, वो करना। मतलब लाइव एंड लाइवलीहुड दोनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं। बहुत सारे हाउस होल्ड अगर हम देखते हैं तो जो अर्निंग मेंबर्स हैं वो यहाँ पर उनकी जान चली गई है। अब अर्निंग मेंबर्स की अगर जान चली गई तो फिर अर्निंग्स उनको मिलेगी कहाँ से? जो घर है रूरल एरिया में, जो घर रहते हैं वो अर्निंग्स लेंगे कहाँ से? उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा। अब पैसा अगर कमाने वाला ही चला जाए, पैसा ही ना आए, तो फिर कंजम्पशन हो पाएगा क्या? कंजम्पशन नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमें देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो ये वन ऑफ दी कंसिस्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है हमारे इकोनॉमी में लास्ट 5 ईयर्स में। अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमें देखने को मिलता है कि लास्ट 5 ईयर्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है, सबसे वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से। अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं, जॉब्स में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें देखने को मिला है, उसकी वजह से इनकम में काफ़ी डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें देखने को मिला है। मतलब इम्पैक्ट जो है डिक्लाइनिंग इनकम, जॉब लॉसेस, ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से डिमांड पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है चीज़ों की, डिमांड कम हो गई है, कंजम्पशन कम हो रहा है ना। डिक्लाइनिंग डिमांड जो है, होलसेल प्राइस जो है उसमें भी काफ़ी कटौती हमें देखने को मिली है। मतलब होलसेल प्राइसेस जो होते हैं उसमें भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज ज़्यादा भर भर के रख रहे हैं कि यार लॉकडाउन लग गया तो बाहर जाने का कोई तकलीफ ना हो। तो उससे क्या हो रहा है, स्टैगफ्लेशन जगह कंडीशन क्रिएट हो रही है। स्टैगफ्लेशन मतलब क्या है, जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ है वो स्टैगनेंट रह रही है, लेकिन साथ ही साथ इन्फ्लेशन जो है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये भी चीज़ काफ़ी हानिकारक हो जाती है। इन्फ्लेशन थ्रेट, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी ग्रोथ जो है तो स्टैगनेंट हो रही है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो ग्रोथ हमारी स्टैगनेंट है, ग्रोथ नहीं हो रही है। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन जो है अभी बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि परचेसिंग पावर जो है और ज़्यादा रूरल इकोनॉमी की रिड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास इनकम जो है वो तो आ नहीं रही है, प्लस इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो मतलब समझ लो, पहले अगर 10 रुपये का पार्ले 5 रुपये 4 रुपये का पार्ले जी था, अब 5 रुपये का हो गया है। तो मतलब अब यहाँ पर रूरल इकोनॉमी के पास वो अफोर्ड करने के पैसे नहीं है ना। इनपुट प्राइस जो है डीजल के लिए ऑलरेडी यहाँ पर जो इनपुट कॉस्ट है उसकी बढ़ा रही है। क्या होता है, दो तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं जो हमने इकोनॉमी के लेक्चर से हमारे एमएम एकेडमी पे उसमें देखा है। कॉस्ट पुश होता है ना, कॉस्ट पुश होता है, डिमांड पुल होता है। किसी चीज़ की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई अगर कम रहता है, तो अपने आप प्राइजेस जो है उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा होता है कि जिसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी अगर कॉस्ट बढ़ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर समझ लो कि शुगर है, ठीक है, वो बनाने के लिए हमें शुगर केन लग रही है, शुगर केन प्लस मशीनरी जो भी लग रही है, शुगर केन के अगर प्राइस बढ़ जाते हैं तो अपने आप शुगर जो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, बराबर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इनपुट प्राइसेस है वो यहाँ पर इनपुट कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उसकी भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो इन्फ्लेशन हो जाता है।
मेजोरिटी ऑफ द रूरल नॉन फार्म सेक्टर जो है ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं लो डिमांड से। तो ये हमें प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रहा है, बहुत ही खतरनाक वाला प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। तो वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है, इसमें एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है यहाँ पर क्रूशियल है ना, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। इसमें प्रोएक्टिव इंटरवेंशन जो है रहना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट की तरफ से रूरल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैसे, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन जो उसको स्पीड अप करना, जिससे कि लोग जो अपना लाइफ जो एटलीस्ट बचा सके। रूरल एरिया जो है उनको ग्रेटर फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट भी वहाँ पर उनको देना पड़ेगा, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और वेरियस सब्सिडीज जो उसके थ्रू भी उनको यहाँ पर सहूलत देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन है उसका असर उनके जेब पर ना पड़े और यहाँ पर जो डिमांड है फिर से यहाँ पर कैचअप हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर करनी चाहिए, जिससे कि हम फिर से रूरल इकोनॉमी जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टैगिंग कम बैक री एनर्जाइजिंग इंडियाज अफ्रीका पॉलिसी। अब इंडिया अफ्रीका पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। अफ्रीका आप सभी को पता है ना। अब यहाँ पर बेसिकली कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें देखने का न्यू दिल्ली जो है न्यू कमिटमेंट्स यहाँ पर, और हमारे लिंक हेल्थ में बोलिए, स्पेस में बोलिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी में बोलिए, इसको यहाँ पर हमें डेवलप करना है। क्लियर है। अब इसके लिए अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं तो बैकग्राउंड में पता चलता है अफ्रीका जो उसको कंसिडर किया जाता है फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी बाय इंडिया। क्योंकि देखिए क्या है कि चाइना जो है अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका अगर आप देखोगे तो वहाँ पर रिसोर्सेज हमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, लेकिन उसका एक्सट्रैक्शन जो है वो करने के लिए उनके पास ना ही कैपेबिलिटी है, फाइनेंशियली बोलिए, मैन पावर बोलिए, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब चाइना जो है वो भी अफ्रीका में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क है, दोनों में एथिक्स का फ़र्क है। क्या है, चाइना जब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है या कोई भी वहाँ पर कुछ खोलने की कोशिश करता है तो अपने वो मैन पावर साथ में लेके जाता है, जिससे कि उनके लोगों को रोज़गार मिले। इंडिया अगर हम देखें तो अफ्रीका के लोगों को रोज़गार देता है, ठीक है, वो जब इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये फ़र्क हमें देखने को मिलता है। इवन कोविड-19 के एरा में यहाँ पर जो शुरू हुआ था, वहाँ पर भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए अफ्रीका के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि मेडिसिन जो उसको डिस्पैच करना, बाद में वैक्सीन जो है उसको देखना। लेकिन वैक्सीन का बाद में हमारे इधर भी कुछ शॉर्टेज आ गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो हानि है डिप्लोमेसी को वो भी पहुंची थी। अब यहाँ पर क्रिटिकल रिव्यू जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम मैक्रो पिक्चर देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है, लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा ये कंफर्म करता है कि यहाँ पर जो इंडिया अफ्रीका ट्रेड है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, मतलब डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर हो रहा है। अकॉर्डिंग टू कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2020-21 एक्सपोर्ट जो है वो 27.7 बिलियन, इंपोर्ट जो है वो 28.2 बिलियन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि कंपैरेटिवली कम है। बायलेटरल ट्रेड वैल्यू जो है 55 बिलियन 2020-21 में देखने को फेल हुआ था, गिरा था 10 बिलियन से, 10.8 बिलियन डॉलर से। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में ये भी यहाँ पर डिक्रीज हमें देखने को मिला है, मतलब 19-20 में 3.2 था, 2.9 हमें देखने को मिल रहा है। कोविड ने एडवर्स इम्पैक्ट जो है यहाँ पर गिराया है, काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिला है इस इकोनॉमी में, और इसी को हमें यहाँ पर थोड़ा बेहतर जो है वो बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया के टॉप 5 मार्केट्स अगर हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तो इसमें साउथ अफ्रीका, देन नाइजीरिया, देन इजिप्ट, देन केनिया, देन टोगो हमें देखने को मिलता है। देन उसी के साथ अगर हम कंट्रीज जो इंडिया इंपोर्ट करता है उसमें साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, अंगोला एंड गुएना, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंडिया का टॉप 3 एक्सपोर्ट अगर हम देखते हैं अफ्रीका को तो मिनरल फ्यूल एंड ऑयल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, एंड देन यहाँ पर व्हीकल्स, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम इंपोर्ट देखते हैं तो मिनरल फ्यूल एंड ऑयल एंड प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये सब देखने को मिलता है। तो ये देखिए, ये जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसलिए मैंने जो पीडीएफ है पहले ही शेयर कर दी है टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम से आप देख सकते हो। अब यहाँ पर ग्लोबल कंपटीशन तो बट ऑब्वियस है। पहला तो कोविड जो है उसने यहाँ पर अफ्रीका में काफ़ी मिजरी लेकर आया है, काफ़ी उनको ऑलरेडी फाइनेंशियली काफ़ी क्रंच है, काफ़ी वीक है, उसमें यहाँ पर जो हेल्थ इश्यूज़ है काफ़ी बुरी तरीके से लेकर आए हैं। बिसाइड्स अफ्रीका जो है सम ऑफ द प्रोटोकॉल यहाँ पर है, रिसेंटली यहाँ पर एबोला सफ़र किया था। सेकेंड, रिसेंट गेटवे हाउस स्टडी एंगेजमेंट एक्सटर्नल पावर इन अफ्रीका, चाइना जो है उसने सक्सेसफुली यहाँ पर पेंडेमिक का इस्तेमाल किया है कि अपने फुटप्रिंट जो है अफ्रीका में वो बढ़ा सके, इट्स वैक्सीनेशन। इंडिया जो है उसने भी कोशिश की, लेकिन वैक्स डिप्लोमेसी जो है सपोर्ट किया। अब यहाँ पर चाइना, ये चैलेंजेस जो है अफ्रीका, चाइना से जो चाइना अपने फुटप्रिंट बढ़ा रहा है, उसके लिए हमें यहाँ पर अपना कोऑपरेशन जो इंडिया और इंटरनेशनल लाइज के बीच में बढ़ाना पड़ेगा, उसको प्रायोरिटी यहाँ पर देनी पड़ेगी, जिससे कि चाइना जो है उसको हम यहाँ पर कंट्रोल में ला सके। तो ये चीज़ यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। बाकी इंटरनेशनल रिलेशन जो कोर्स रहेगा उसमें पूरा का पूरा हम कवर करेंगे।
अब यहाँ पर लेसन्स फ्रॉम चाइना ऑन बैड बैंक। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है बैड बैंक। बैड बैंक क्या है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बैड बैंक क्या है। एक कोई समझ लो एसबीआई है, एसबीआई से माल्या ने लोन लिया समझ लो 100 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब उसने चुकाया नहीं, वो भाग गया, भाग भाग में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एसबीआई जो है उसके 100 करोड़ रुपए क्या हो गए, चले गए, गायब हो गए। इसके बदले में उसने कुछ कोलैटरल तो रखा होगा, है ना। अब यहाँ पर एसबीआई जो है वो क्या करेगा, बैड बैंक उसके पास आएगा। बैड बैंक बोलेगा देखो एक काम करते, तुम्हारे 100 करोड़ का नुकसान हुआ है, मैं तुमको 100 करोड़ रुपए देता हूँ, ठीक है, या फिर 70 करोड़ रुपए देता हूँ, या फिर 80 करोड़ रुपए देता हूँ, ठीक है। तुम्हारे पास जो भी इसके एसेट्स है वो मुझे दे दो। समझ लो इसके मालिक कुछ एसेट्स रखे हुए बैड बैंक को उसने बेच दिए, और बैड बैंक ने एसबीआई को समझ लो 80 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया एसबीआई का, लेकिन कम 100 करोड़ के बदले में 80 करोड़ तो यहाँ पर मिल गए एसबीआई को। फिर बैड बैंक जो है वो जाएगा माल्या के पास, वो उसको बोलेगा देख भाई देखो 100 करोड़ रुपए चुकाने थे समझ ले 20 साल में, तो तू एक काम कर 40 साल ले, जो ब्याज दर है उसको कम कर देते हैं, और जो तेरे को किस्त देनी थी उसको भी थोड़ा कम कर देते हैं, तो 20 साल में था तो 40 साल में पैसे दे। वो अगर नहीं मान रहा है, कुछ भी नहीं मान रहा है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया वो नहीं मान रहा है, फिर ये जो एसेट्स है ये बैड बैंक जो है वो कहीं और बेच देगा। अब एसबीआई भी ये कर सकता है, तो एसबीआई बैड बैंक की ज़रूरत क्या है? एसबीआई अगर ये सबके पीछे लगेगा तो बाकी अपने ब्याज दर वो कम कैसे रखेगा, वो तो बढ़ा देगा ना कि 100 करोड़ का नुकसान हुआ है, जब तक ये बेचा नहीं जाता है मैं अपने ब्याज दर जो है 20% कर दूंगा, बाकी लोग खरीदेंगे नहीं, बाकी लोगों का नुकसान है, एक इंसान की वजह से बाकी लोगों का नुकसान हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी, कोई लोन नहीं लेगा, कोई खरीद ही नहीं करेगा, कंजम्पशन नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा। तो एसबीआई जो है उसको अपने पैसे मिल गए, वो छुटकारा मिल गया, अब एसबीआई जो है अपना लेंडिंग पे ध्यान दे सकता है कि अब बाकी जो मेरा बैंकिंग काम है उसमें मैं ध्यान दूंगा, वसूली का काम बैंक का नहीं है। ये बैड बैंक जो है वो बाकी काम काज जो है वो देख लेगा, तो ये बैड बैंक होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब बैड बैंक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो जो बैंक है टेम्पररी पर्पस के लिए रहने चाहिए, ये परमानेंट पर्पस के लिए नहीं रहने चाहिए। जो बैड बैंक यहाँ पर बनाना है, कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कोविड आया, उसके लिए हम बहुत सारे एनपीएज हो गए हैं, बैंकों में बहुत ज़्यादा एनपीए बढ़ गए हैं, तो उसके लिए एक बैड बैंक बना दो, जितने भी एनपीए कोविड की वजह से हुए हैं उसको रिजॉल्व कर दो, एंड देन चलो बैड बैंक को ख़त्म कर दो, क्योंकि बैड बैंक नुकसानी का धंधा है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चाइना ने एक बैड बैंक जो है वो सेटअप किया था, एंड बैड बैंक जो है वो यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं बैंक से उनको लेते हैं, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यूएस ने भी सेटअप किया था बैड बैंक 1989 में, रिजोल्यूशन ट्रस्ट कॉर्पोरेशन, तो ये प्रीलियंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर लेसन जो इंडिया के लिए है उसमें सबसे पहला हमें आता है सेंट्रलाइज बैड बैंक जो है, जैसे ये है शुड आइडियली फाइनाइट टेन्योर, इसका एक फाइनाइट टेन्योर होना है, इनफाइनाइट टर्म के लिए नहीं रहना चाहिए, है ना। मतलब कोई भी इकोनॉमिक शॉक जो आया है जैसे कोविड अभी आया है तो उसके लिए यहाँ पर गठन कर लिया, एंड देन उसके बाद उसका रिजोल्यूशन होने के बाद उसको पूरा डिसमेंटल कर दिया। तो बैंक जो है वो यहाँ पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनको बैड बैंक को ट्रांसफर कर देंगे, एंड अपना लेंडिंग एक्टिविटीज़ जो है उस पर फोकस करेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया था एसबीआई फोकस करेगा लेंडिंग एक्टिविटीज़ पर। बैड बैंक जो है इन टर्न यहाँ पर रिस्ट्रक्चर करेंगे, एसेट वैल्यू को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड उसको वसूली, हमारे लैंग्वेज में बोले वसूली करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड अगर हम देखते हैं बैड बैंक जो है ये स्पेसिफिक नैरो मैंडेट क्लियरली डिफाइंड गोल रहने चाहिए कि किसके लिए आ रहे हैं। नहीं तो बैड बैंक अगर बैंकों का काम करने लग जाए कि यार हमारे पास इतने एसेट आए हम भी लेंडिंग करना शुरू कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसके लिए रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली जो क्लियर रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी है वो इनकी यहाँ पर रहना चाहिए। तो आपको अगर मेंस में आए बैड बैंक के बारे में लिखो तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। तीसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, इंडियन बैंक जो है ये यहाँ पर बैड लोन्स में काफ़ी एक्सपोज रहते हैं, फिर भी मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एआरसी बैड बैंक को अगर वो ट्रांसफर भी कर देते अपने एसेट, फिर भी मतलब समझ लो कि एक बार एसबीआई को 100 करोड़ रुपए का चूना लग गया, उसने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया, अगेन फिर उसने वही किया कि यार दे देते हैं हम, क्या है हमें नुकसान क्या हो रहा है, हम तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एनपीए दे देंगे ना, हमें क्या फर्क, हम तो यहाँ पर किसी को भी लोन देते रहेंगे, वो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर कंपनी जो बैंक है उनको नुकसान होता रहेगा। सेम बैंक यहाँ पर क्लोज टू 70% ऑफ टोटल सिक्योरिटी रिसीट्स यहाँ पर एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने बैंक प्रोविजन यहाँ पर काफ़ी टाइटन किए, एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नॉर्म जो उसको लिबरलाइज किया। देन उसके बाद फोर्थ अगर हम देखते हैं तो रिजोल्यूशन जो है बैड बैंक का वो यहाँ पर मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू होना चाहिए, नॉट बाय मल्टीट्यूड ऑफ बैड बैंक्स। इंडिया में नरसिम्हन कमेटी ने यहाँ पर सिंगल एआरसी एज ए बैड बैंक यहाँ पर बताया था। देन उसमें हमने कई सारे सरफेसी एक्ट आया, देन उसके बाद हमें डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो देखने को मिला, है ना।
देन उसके बाद हमें फाइनली आईबीसी रिजोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है वो देखने को मिलता है, जहाँ पर एनपीए का रिजोल्यूशन किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ है। तो एआरसी जो है उनको यहाँ पर परचेस करने को अलाउ करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, बॉन्ड इन्वेस्टर्स। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है? तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर हमने सारे के सारे हमारे एट्रियल जो है वो कवर कर लिए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी तरह स्मार्ट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।